इकलौता देवर लाया दो मुंह वाली देवरानी। मेरी देवरानी तो दो मुंह वाली देवरानी है। क्या? दो मुंह वाली देवरानी? हाँ, अभी कल ही की बात है। मैं किचन में खाना बना रही थी, आई और कहती है, दीदी वो बाथरूम का नल बंद नहीं हो रहा है। फिर मैं जैसे नल देखने गई वैसे उसने परिवार वालों को खाना परोस दिया है और परिवार वाले उसकी तारीफ और मेरी बुराई करने लगे। और तू ये भी नहीं कह सकती कि खाना तूने बनाया है। अगर हम जेठानी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो लोग कहते हैं कि बड़ी टेढ़ी जेठानी है, और सीधी रहे तो देवरानी सर पर चढ़कर बाल नोचने लगती है। नीलम, तेरा भी इकलौता देवर है, कहीं दो मुंह वाली देवरानी वो भी ना लेकर आए। अरे बहनों, मेरी सास है ना, मेरी सास ही पसंद करेगी जैसे उन्होंने मुझे पसंद किया, और मेरी सास अच्छी ही देवरानी लेकर आएंगी मेरे लिए। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे खाना बनाना है। अपनी सहेलियों से बातें कर नीलम सब्जी मंडी से अपने ससुराल चली आती है, जहां हॉल में फोन पर बात कर रहा अरुण नीलम को देखते ही फोन काट देता है। तभी घर के दूसरे सदस्य भी हॉल में आ जाते हैं। अरे, आ गई भाभी आप? देवर जी, आप किससे बातें कर रहे थे जो मुझे देखते ही फोन रख दिया? हाँ, कोई नहीं भाभी, एक दोस्त था बस। नहीं नहीं भाभी, भैया झूठ बोल रहे हैं, जरूर किसी लड़की से बात कर रहे थे। क्यों छोटे, किसी लड़की का चक्कर है क्या? है तो बता दे, तेरी शादी की उम्र भी हो गई है। कोई जरूरत नहीं है किसी लड़की के बारे में बताने की। अगर किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो चक्री जैसा घुमाकर तोड़ दे, वरना बेलन से मार मार कर तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। तेरी शादी मैं अपनी पसंद की किसी अच्छे घराने की लड़की से करवाऊंगी। हाँ, जहाँ से वो अपनी तिजोरी भर सके। पापा जी क्या कह रहे हैं आप? मम्मी जी ने सुन लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। मम्मी सुना, पापा कुछ कह रहे हैं। सुना तो नहीं, पर समझ गई मेरी बुराई ही हो रही होगी। और तू बड़ी बहू, ज्यादा अपने ससुर के साथ चुगलबंदी बनाने की जरूरत नहीं है। और आप बच्चों के कान में फुसफुसाकर मेरी बुराई करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? अरे माँ, मेरा कहीं चक्कर नहीं चल रहा। तुम जैसी लड़की पसंद करोगी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा राजा बेटा, अब देख मैं कैसे तेरी चटमंगनी पटव्या करवाती हूँ। शारदा अपने गांव के कुछ रिश्तेदारों से अपने छोटे बेटे अरुण की शादी की बात करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा को एक रिश्ता आता है। शारदा, तुमने लड़की देखने जाने का फैसला कैसे कर लिया? जिस रिश्तेदार ने लड़की के बारे में बताया है वो खुद उस परिवार को नहीं जानता। पहले लड़की की फोटो मंगाओ, परिवार के बारे में कुछ पता करो। अपने गांव के जमींदार हैं लड़की वाले, और क्या पता करना है आपको? वहीं दूसरी तरफ दो मुंह वाली अनीता सलवार सूट पहने अपने माता पिता के साथ बातें कर रही होती है। अनीता बेटी, तेरे लिए एक अच्छे परिवार का रिश्ता आया है। कल तू अपने दूसरे मुंह को अच्छे से छुपा लेना। माँ, मैं अपने नए रिश्ते की शुरुआत झूठ की नींव पर नहीं करना चाहती। क्या बताएगी उन्हें? तेरे पास दो मुंह हैं। सीधे तरीके से अपने दूसरे मुंह को छुपाकर शादी कर ले, वरना हम तुझे और नहीं झेलने वाले। हाँ, मैं समझ गई। मैं छुप जाऊंगा घूंघट के पीछे, बस मुझे ठीक से बांध देना। कभी कभी तो तुझसे ज्यादा समझदार तेरा ये दूसरा मुंह लगता है। न चाहते हुए भी मुझे सच छुपाकर शादी करनी पड़ेगी। अगले दिन अनीता लाल साड़ी में तैयार अपने कमरे में अपने दूसरे मुंह को अपने पहले मुंह के पीछे लेकर आती है और एक सेलो टेप से मजबूती से चिपका देती है। फिर घूंघट ओढ़ लेती है, जिसके पीछे अनीता का दूसरा मुंह छिप जाता है। और फिर अनीता हॉल में कृष्णलाल मीनाक्षी के साथ बैठे रामलाल के परिवार के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी को परोसती है। अरुण बेटा, यही है हमारी अनीता, बड़ी प्यारी बच्ची है। कैसी लगी तुम्हें? अनीता का चेहरा कितना भोला और मासूम है। माँ ने काफी अच्छी लड़की का रिश्ता ढूंढा है मेरे लिए। देवर जी, कैसी लगी अनीता आपको? वैसे मेरी देवरानी के रूप में अनीता मुझे बड़ी अच्छी लगी। अरे भाभी, आप भी क्या पूछ रही हो? देखो भैया की तो नजर ही नहीं हट रही। अरे अनीता पसंद है, हम शादी के लिए तैयार हैं। आप हमारे बेटे के लिए अपनी राय बताइए। जी, हमारी बेटी ने तो आपके बेटे को फोटो में ही पसंद कर लिया था, हमें भी रिश्ता मंजूर है। अनीता बेटी, अब तुम कमरे में जाओ। जी, रिश्ता तय हो गया तो अब कुछ दहेज की बात कर लें। आप बताइए, आपको दहेज में क्या चाहिए? अरे भाई, आप भी क्या बात ये? अरे आप क्या औरतों के बीच में कूद पड़े। देखिए समदन जी, हमारे बड़े बेटी की शादी में तो हमें बेड, अलमारी, सोने की चेन, अंगूठी, घड़ी, एक बाइक और कुछ नगद भी मिले थे। और हमारे छोटे बेटे की नौकरी तो बड़े बेटे से भी अच्छी है। अब आपको जो सही लगे।
समधन जी, इतना तो हमारे गांव में रिश्ता तय होने में खर्च हो जाता है। ये सब तो आपको मिलेगा ही। इसके साथ ही हमारे गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन है। वो जमीन और अनीता के लिए कुछ एफडी हैं। वो और फिर सोना चांदी जो हम शादी में चढ़ाएंगे वो अलग। अगर कुछ कमी लगे तो आप बता दीजिए। कृष्णलाल की बातें सुनते ही शारदा की आंखें चमक जाती हैं। शारदा खुद को पैसों की नदी में तैरते हुए सपने देखने लगती है। समधी जी, पंडित जी को बुलाइए, शादी की तारीख तय कर लेते हैं। और जरा अनीता बेटी को बुलाइए। जिसके बाद अनीता बाहर आती है तो शारदा अनीता के हाथ में लाल साड़ी और शगुन रख मंगनी कर लेती है और फिर पंडित जी से एक हफ्ते के बाद की अरुण और अनीता की शादी की तारीख निकलवाकर अरुण की शादी अनीता से करवाती है। जहां अनीता ने अपने दूसरे मुंह को घूंघट में छिपाया होता है, ऐसे ही शादी करके अरुण के साथ अपने ससुराल के दरवाजे पर अनीता खड़ी होती है। छोटी भाभी, माना आप गांव की है, पर आप हमेशा घूंघट क्यों किए रहती है? हाँ देवरानी जी, आज तो आपकी शादी थी तो घूंघट समझ में आता है, पर जिस दिन हम आपको देखने आए थे उस दिन भी आपने साड़ी पहनी थी और घूंघट किया हुआ था। खैर, अभी आप घूंघट हटा दीजिए ताकि हम अच्छे से गृह प्रवेश की वीडियो बना सके। अरे गृह प्रवेश तो हो जाए, फिर घूंघट हटा दूंगी। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। चुप करो तुम सब। और बड़ी बहू क्यों परेशान कर रही है अपनी देवरानी को? छोटी बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कर। अनीता दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। तभी घूंघट के पीछे छिपा अनीता का दूसरा मुंह तुरंत सामने निकल आता है। हो गई मेरी गृह प्रवेश, बन गई मैं इस घर की बहू। और जेठानी जी, ये लीजिए, हटा दिया मैंने घूंघट। अनीता का दूसरा चेहरा देखते ही शारदा बेहोश होकर गिर जाती है। प्रीति डर कर रामलाल के पीछे छिप जाती है और सभी घबराकर कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, मेरी देवरानी दो मुंह वाली चुड़ैल है। भाभी, ये कैसी देवरानी है आपकी? कहीं ये दूसरे मुंह से मुझे खा ना जाए। पापा बचाइए मुझे। अरे भैया, जल्दी पुलिस को फोन कीजिए, न जाने कौन है ये। नहीं, पुलिस को मत फोन कीजिए। मैं कोई चुड़ैल डायन या कुछ और नहीं हूँ। मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान ही हूँ और मेरे साथ ही आपकी शादी तय हुई थी। अगर तुम आम इंसान हो तो तुम्हारे दो मुंह क्यों हैं? और अगर मेरी शादी तुमसे तय हुई थी तो तुमने हमें ये अपने दो मुंह के बारे में क्यों नहीं बताया? अरुण, ये सब बाद में, पहले माँ को उठा और नीलम, तुम थोड़ा पानी लेकर आओ। अरुण और नीरज शारदा को उठाकर हॉल में सोफे पर लिटाते हैं। वहीं नीलम रसोई से पानी लाकर शारदा के चेहरे पर छिड़कती है, जिससे शारदा को होश आता है। कहाँ है वो दो मुंह वाली? मैं सपने देख रही थी क्या? कहाँ है मेरी छोटी बहू? ऐसे लगा उसका दो मुंह है। नमस्ते मम्मी जी, आपने सपना नहीं देखा, आपकी छोटी बहू के सच में दो मुंह है। पापा, मम्मी, आप अभी इस दो मुंह वाली के घर पर फोन कीजिए। मैं ऐसी लड़की को अपनी पत्नी नहीं मान सकता जिसके दो मुंह हो, और वो भी तब जब ये बात हम सबसे छिपाकर शादी करवाई गई हो। देवर जी, भले देवरानी जी के दो मुंह होने की सच्चाई हमसे छुपाई गई हो, पर शादी तो हुई है और शादी के बाद शादी तोड़ना ये भारतीय संस्कार नहीं है। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये बात तुम्हें शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। और तुम्हारे माँ पापा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे बेटे की जिंदगी से खेलने का हक किसने दिया उन्हें? मैंने अपने माँ बाप को कहा था कि सच्चाई बताकर शादी करते हैं, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। अपना दूसरा मुंह छुपाकर शादी करना मेरी मजबूरी थी, और इसीलिए कि आप लोग ज्यादा तहकीकात ना करें और तुरंत शादी हो जाए, मेरे मम्मी पापा ने आप लोगों को इतना मोटा दहेज दिया। इस दो मुंह वाली को तो मैं अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, पर अगर इसे मायके भेजा तो साथ में सारा दहेज भी वापस करना पड़ेगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि घर आई लक्ष्मी को वापस भेज दूं। और इस दो मुंह वाली का क्या है? जब इतने लोगों के सामने घूंघट के पीछे दूसरा मुंह छुपा लिया तो यहाँ भी जरूरत पड़ने पर छुपा लेगी। घर लाई लक्ष्मी तो घर में ही रहेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी दो मुंह वाली देवरानी को मैं क्या कहूँ? क्या बकवास किए जा रहे हैं आप लोग कब से? और अरुण, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तू इसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देगा? क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे कि शादी करके किसी लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा मत देना, चाहे जैसी भी शादी हुई हो? पर शादी तो हुई है ना। अब से हम ही अनीता बहू के परिवार हैं। नीलम बहू, जा अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा। अनीता बहू हमारे साथ ही रहेगी। धन्यवाद मम्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम अपनी दो मुंह वाली देवरानी को अपने देवर के कमरे में पहुंचाती है, जहां अरुण कपड़े बदलकर
मुंह मोड़कर लेट जाता है। वहीं ये देखकर अनीता भी दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। रात बीतती है और अगले दिन रसोई में देवरानी जी, आज आपकी पहली रसोई है। घर में सभी आपसे थोड़ा नाराज है, पर अगर आप अपनी पहली रसोई में खाना अच्छा बनाएंगी तो सभी आपसे बहुत खुश होंगे। जेठानी जी, मैं अपनी पहली रसोई में ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि सभी मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। जिसके बाद अनीता खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ये खाना तुमने बनाया है? बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो सोच रहा था कि न जाने तुम कैसा खाना बनाओगी। बहू, हम तो पहले तुम्हारे हाथ का खाना ही नहीं खाने वाले थे, पर जब खाने की खुशबू हम तक पहुंची तो हमने सोचा कि खाना भाई खा कर देखते हैं। वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। भाभी, अब ये बात तय हो गई कि आपका इकलौता देवर जो देवरानी लाया है वो हम लोगों की तरह ही आम इंसान है, बस थोड़ी सी अलग है। मैंने कल रात गूगल किया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट के साथ जन्म लेते हैं। सबसे कॉमन तो इसमें उंगली होती है और सबसे रेयर होते हैं दो मुंह, कुछ के जन्म से तो कुछ के जन्म के बाद। अनीता, तुम्हारा ये दूसरा मुंह कब से है? अरे छोड़िए ना, मेरे दूसरे मुंह के बारे में क्या बात करना। वैसे मैंने भी आप लोगों के लिए रसगुल्ले बनाए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैंने भी का क्या मतलब है? बहू, तेरी दो मुंह वाली देवरानी के दूसरे मुंह ने अपनी अलग पहली रसोई बनाई है। बड़ी नमूनी देवरानी मिली है तुझे। अनीता रसोई में आती है और कढ़ाई में रखे गर्म रसगुल्ले निकालकर उनमें मिर्च भरने लगती है। अरे ये तू क्या कर रही है? रसगुल्लों के अंदर मिर्च पाउडर क्यों डाल रही है? बिल्कुल चुप, तू कुछ नहीं कहेगी। कल और आज ये लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, जरा इन्हें मजा तो चखाऊं मैं। दो मुंह वाली अनीता का अपने दूसरे मुंह पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से अनीता ना चाहते हुए भी मिर्च भरे हुए रसगुल्ले अपने ससुराल वालों को खिला देती है। रसगुल्ले खाते ही सभी के चेहरे लाल हो जाते हैं और सभी के कानों से धुआं निकलने लगता है। देवरानी जी, कैसे रसगुल्ले बनाए हैं आपने? इतने तीखे, मुझे तो हिचकी आने लगी। अनीता बहू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी पहली रसोई से हम इतने खुश थे कि हमने तुम्हें माफ कर दिया था और तुमने हमें मिर्च वाले रसगुल्ले खिला दिए। भाभी, ननंद होने के नाते मजाक तो मुझे आपके साथ करना चाहिए था, आपको हमारे साथ नहीं। और अगर आपको मजाक करना ही था तो मुझसे करती, बड़ी भाभी से करती। मम्मी पापा को मिर्च वाले रसगुल्ले क्यों खिलाए? नीलम खुद को संभालती है और रसोई से शहद लाकर सभी को शहद खिलाती है। वहीं अनीता का दूसरा चेहरा हंसता रहता है। वहीं अरुण और नीरज अपने ऑफिस तो प्रीति अपने कॉलेज चली जाती है। ऐसे ही अनीता की पहली रसोई पूरी होती है और फिर अगले दिन हॉल में रामलाल, शारदा और नीलम फोन पर अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे होते हैं। बड़ी बहू, अपने इकलौते देवर की देवरानी तो ले आई, अब उसकी मुंह दिखाई कब करवाएगी? मम्मी पापा जी, बुआ जी का फोन है, देवरानी जी की मुंह दिखाई के बारे में पूछ रही हैं। तेरी दादी सास भी मुझसे वही पूछ रही है। बहू, हम तेरे ये दो मुंह वाली देवरानी की मुंह दिखाई नहीं करवा सकते, वरना हमारे परिवार की बड़ी बदनामी होगी और हो भी सकता है कि ये बात इतनी फैल जाए कि हमारे घर में वैज्ञानिक और पुलिस आ जाएं। अरे बहू, कहाँ खो गई? बुआ जी, मुंह दिखाई तो हम कल ही रखने वाले थे, पर पंडित जी ने बताया कि अगर अभी अपनी देवरानी की मुंह दिखाई करवाई तो उनकी वैवाहिक जिंदगी अच्छी नहीं बीतेगी। जब शुभ मुहूर्त आएगा तब मुंह दिखाई रखेंगे। नीलम की देखा देखी रामलाल और शारदा भी रिश्तेदारों को यही बहाना देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार हॉल में बैठे हुए। भाभी, कुछ दिनों के लिए तो आपने ये मामला संभाल लिया, पर लंबे समय तक नहीं संभाल पाएंगे। कभी न कभी तो रिश्तेदार हमारे घर आएंगे ही। अगर रिश्तेदार आएंगे तो मैं अपने दूसरे मुंह को घूंघट में छुपा लूंगी और जब बाहर निकालूंगी तब भी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोपहर को नीलम और शारदा अपने घर से बाहर निकल रही होती हैं। तभी कुछ पड़ोसने उन्हें रोक लेती हैं। अब जरूर ये लोग मेरी देवरानी के बारे में पूछेंगे, क्या जवाब दूंगी इन्हें? क्यों नीलम बहू, ऐसी कौन सी सोने की जड़ी देवरानी लेकर आई हो कि इतनी जल्दी शादी करवा ली? हमें ना शादी में आने का मौका मिला, ना गृह प्रवेश में आ पाए और अब मुंह दिखाई भी नहीं करवा रही हो। अरे बहन, तुम लोग तो घर के ही लोग हो, मुंह दिखाई क्या करवाना? आओ किसी दिन मिल लो बहू से, उसके हाथ का चाय नाश्ता भी कर लेना। ऐसा करो, 1 महीने बाद आना। अरे 1 महीने बाद भी क्यों? ऐसा कर, सीधे मेरे 13वीं में अपनी बहू की मुंह दिखाई कर लेना। खाने पीने का खर्चा आधा कर लेना, तेरे बहुत पैसे बच जाएंगे। पैसों की बात नहीं है, वो अभी मुहूर्त सही नहीं है। अरे वो देखो, वहाँ बालकनी में। सभी की नजर बैल्कनी में खड़ी अनीता पर जाती है,
जहां अनीता कपड़े फैलाते हुए अपने दूसरे मुंह से बात कर रही होती है। अरे ये तेरी जेठानी के कपड़े है ना, फेंक देने। तो उसके कपड़े क्यों फैला रही है? अरे तो घूंघट से बाहर क्यों आ गई? मैं बालकनी में खड़ी हूँ, अंदर जा। अचानक अनीता के दो मुंह देखकर पड़ोस की कुछ औरतें बेहोश हो जाती हैं और बाहर खेल रहे बच्चे डरकर चीख पुकार मचाने लगते हैं। ये देख घबराई अनीता, नीलम और शारदा तुरंत घर के अंदर चली जाती हैं। बड़ी बहू, तेरी ये दो मुंह वाली देवरानी पागल हो गई है क्या? ये अपने दूसरे मुंह के साथ बालकनी में क्यों आ गई? अभी थोड़ी देर में औरतों का जमावड़ा हमारे घर आ जाएगा, तेरी दो मुंह वाली देवरानी की मुंह दिखाई करने। मुझे माफ कर दीजिए, अचानक से मेरा दूसरा मुंह घूंघट से बाहर निकल आया। प्रीति, जल्दी अपने दोनों भाइयों को घर बुलाओ। अगर हमारे पड़ोसी आ गए तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रीति अपने दोनों भाइयों को फोन करती है कि तभी पड़ोस की करीब 15 औरतें हाथों में झाड़ू, डंडे, बेलन लिए शारदा के घर में घुस आती हैं। वो देखो बहनों, वो रही दो मुंह वाली चुड़ैल, छोड़ना मत। सभी एक साथ इस पर हमला करो, इसे पेड़ से बांध कर आग लगा देंगे। सभी औरतें घर वालों को ढकेलकर अनीता को चारों तरफ से घेर लेती हैं। तभी एक हाथ में कढ़ाई तो दूसरे हाथ में कलछुल लिए नीलम औरतों की भीड़ में घुस पड़ती है और सभी को धकेलकर पीछे कर देती है। खबरदार, जो किसी ने मेरी देवरानी को हाथ लगाया वो आप लोगों की बहुत इज्जत करती है, मुझे हाथ छोड़ने पर मजबूर मत कीजिएगा। गंगा काकी, आप ही औरतों को भड़का कर यहाँ लेकर आई है ना? आप लोगों को मेरी दो मुंह वाली देवरानी चुड़ैल लगती है? हम लोग इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। बहू, तू अपनी दो मुंह वाली देवरानी को बचा मत। अगर ये चुड़ैल नहीं है तो इसके दो मुंह क्यों है तो है, दो मुंह हो चाहे 50 मुंह हो, आपको क्या दिक्कत है? अगर कुछ होगा तो पहले हमें होगा, हमें कुछ होने के बाद आप मेरी देवरानी के साथ जो करना चाहे कर लीजिएगा। उससे पहले मुझे बात का बतंगड़ नहीं चाहिए। अब जाइए यहाँ से। नीलम का रौद्र रूप देखकर सभी पड़ोसनें वापस चली जाती हैं। तभी अरुण, नीरज ऑफिस से लौटते हैं। वहीं पूरा परिवार नीलम को देखकर काफी हैरान हो जाता है। प्रीति अपने दोनों भाइयों को सारी कहानी बताती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात नीलम के कहने पर अरुण अपने और अनीता के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अनीता के लिए गजरा लेकर आता है। अरे वाह पतिदेव जी, आपको याद आ गया कि आपकी एक बीवी भी है। हाँ, वो भाभी ने कहा था कि अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए, इसीलिए मैं गजरा लेकर आया हूँ। पर तुम ये ऐसे अचानक अपने दूसरे चेहरे से मत बोला करो। ये मेरे बस में नहीं है, उसका अलग दिमाग है, मेरा अलग। खैर, गजरा लाए हो तो पहना भी दीजिए। अरे उसे नहीं, मुझे पहनाइए। नहीं, मुझे पहनाइए। नहीं, मुझे पहनाइए, पहनाइए जल्दी। अच्छा, ये लो गजरा, जिसे पहनना हो पहन लेना। तुम दोनों के मुंह को एक साथ बोलते देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अनीता के दो मुंह को देखकर हमेशा की तरह अरुण डर जाता है। इसी वजह से अरुण कभी भी अनीता के करीब नहीं आ पाता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर रसोई में। देवरानी जी, कल रात से मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, इस वजह से मैं सुबह नीरज के लिए लंच नहीं बना पाई थी और अभी भी ऑफिस जाकर नीरज को लंच नहीं दे पाऊंगी। जरा ये लंच आप नीरज को दे आइए और अपना दूसरा मुंह छुपा कर जाइएगा। ठीक है देवरानी जी, आप चिंता मत कीजिए। अनीता अपने दूसरे मुंह को हमेशा की तरह घूंघट में छिपाती है और फिर लंच लेकर घर से बाहर निकलती है। अनीता को देखते ही पड़ोस की औरतें अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेती हैं। ऐसे बर्ताव से वाकिफ अनीता नीरज के ऑफिस पहुंचकर उसे लंच देती है। अरे तुम क्यों आई हो लंच लेकर? नीलम कहाँ है? वो तो कमरे में आराम कर रही है। वैसे आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 3 साल। क्यों? क्या सिर्फ 3 साल में ही जेठानी जी ने आपको लंच देना छोड़ दिया? और लंच भिजवाया भी मेरे हाथ से रही है। कल को कहेंगे कि कैंटीन में खा लेना। खैर, आप ये सब उससे मत कहिएगा, ये तो मेरे मन में जो आता है मैं बोल देती हूँ। अनीता की बात नीरज के मन में बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक रात अनीता चुपके से गरम आयरन लेकर अपने जेठ जेठानी के कमरे में आती है और अलमारी से नीरज का कोट निकालकर जला देती है और कोट वापस रखकर कमरे में चली जाती है। फिर अगली सुबह जब नीरज अलमारी से अपना कोट निकालता है, नीलम, तुमने मेरा ये ऑफिस का कोट जला दिया। मैंने नहीं जलाया है, कल शाम ही इसे प्रेस करके मैंने अलमारी में रखा था, तब तो ये नहीं जला था। देखो नीलम, अपनी गलती माना करो। अगर तुमने प्रेस किया, तुमने अलमारी में रखा, तो क्या मैं कोट जलाकर तुमसे पूछ रहा हूँ किसने जलाया? आज मेरे ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है
अब मैं कौन सा कोट पहनूं? मेरे पास तो सिर्फ एक ही कोट था। दरवाजे के पास खड़ी दो मुंह वाली अनीता सारी बातें सुनकर कमरे में चली जाती है। भैया जेठानी जी ने जो भी किया वो भूल जाइए और घर से जल्दी निकलकर किसी दुकान से दूसरा कोट खरीद लीजिए। मैं पीछे पीछे नाश्ता और लंच लेकर आपके ऑफिस आती हूँ। नीलम से नाराज नीरज बिना नाश्ता किए और बिना लंच लिए घर से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद अनीता नीरज के लिए नाश्ता और लंच लेकर ऑफिस पहुंचती है और नीरज को नीलम के खिलाफ भड़काती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शाम को नीलम के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। तभी ऑफिस से नीरज कमरे में आता है। नीलम जरा एक कप ब्लैक टी बना कर लाओ, मेरा सिर दर्द हो रहा है। मेरा भी सिर दर्द कर रहा है। मैं तो क्या मैं चला जाऊं रसोई में ब्लैक टी बनाने? आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने बस आपको बताया कि मेरा भी सिर दर्द कर रहा है। मैं जा रही हूँ रसोई में, हम दोनों के लिए ब्लैक टी बनाने। बात मत घुमाओ नीलम, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे काम नहीं करना चाहती। ना तो मुझे वक्त पर खाना दे रही हो और ना ही अब तुम्हें मेरी कोई परवाह रही है। कौन डाल रहा है आपके मन में ये सब बातें? ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप कब से इतने नाराज रहने लगे? 2 मिनट में इतना गुस्सा? कोई परेशानी है तो हम बैठकर बात करते हैं। तुम्हारा स्वभाव परेशानी है, मुझे अनीता ने बताया है। औरतें ऐसे तभी करती हैं जब उनका इंटरेस्ट अपने पति में खत्म हो जाता है। बुद्धू पतिदेव, वो होती होंगी कोई औरतें, आपकी पत्नी ऐसी नहीं है। 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन दिया है, पीछे नहीं हटूंगी। अपने प्यार भरे स्वभाव से नीलम एक बार फिर अपने पति का दिल जीत लेती है और अनीता का प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन अपने देवर देवरानी के नाजुक रिश्ते के बारे में सोचकर नीलम किसी को कुछ नहीं बताती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात रसोई में पानी पीने आई शारदा पीछे मुड़ते ही दो मुंह वाली अनीता को देखकर डरकर पानी उगल देती है। भूत भूत, मेरे घर में भूत घुस आया। मम्मी जी, मैं आपकी छोटी बहू हूँ, भूत नहीं। अंधे बेवकूफ, अंधेरे में मेरे पीछे आकर क्यों खड़ी हो गई? एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि कोई 2 मुंह वाली चुड़ैल या भूत मेरे पीछे खड़ी है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, अंधेरे में मुझे आप सही से दिखाई नहीं दी। 4 आंखें हैं तेरे पास, फिर भी तुझे मैं दिखाई नहीं दी? बेवकूफ, अपने इस बेकार दूसरे मुंह को तो छुपा कर ही रखा कर। दिन में तो देखकर अजीब लगता है, रात में देखकर कलेजा मुंह में आ जाता है। अनीता की अच्छी क्लास लगाकर शारदा पानी लेकर चली जाती है। ऐसे ही रात बीतती है और फिर अगले दिन रात में नीलम पूरे परिवार को खाना खिला रही होती है। वहीं अनीता शारदा के कमरे में आती है और शारदा की रखी 2 लीटर की पानी की बोतल को पीने लगती है। अरे पागल, तू मम्मी जी का पानी क्यों पी रही है? उस बुढ़िया ने मुझे बेवकूफ कहा था ना, मैं उसके कमरे में रखा सारा पानी पी जाऊंगी और जब रात में ये पानी लेने अपने कमरे से बाहर निकलेगी तब मैं सीढ़ी पर तेल डालकर इसे गिरा दूंगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? ये गलत बात है, ऐसा मत कर। तू सुन रही है ना मेरी बात? ऐसा मत कर। अनीता कहते रह जाती है पर अनीता का दूसरा मुंह अनीता की बात नहीं मानता है। ऐसे ही रात के 2 बजते हैं। कमरे में सो रही शारदा की आंख खुलती है और शारदा जैसे ही अपनी पानी की बोतल उठाती है तो उसे खाली देखकर, मैंने तो बोतल भर कर रखा था, शायद इन्होंने पिया होगा। इन्हें पता है मुझे रात में प्यास लगती है, फिर भी पानी पीकर खाली बोतल छोड़ दी। शारदा मुंह बनाकर पानी पीने कमरे से बाहर निकलती है। वहीं सीढ़ियों के पीछे छिपी अनीता सीढ़ियों पर ढेर सारा तेल डाल देती है। वहीं सीढ़ियों से उतरते हुए शारदा फिसलकर गिर पड़ती है। तभी शारदा की आवाज सुनकर घर के सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर निकलते हैं। वहीं अनीता तुरंत शारदा को उठाती है। अरे माँ, कमर टूट गई। अरे माँ, कमर टूट गई रे। किस बेवकूफ ने सीढ़ी पर तेल डाला है? किसकी हरकत है ये? माँ, कोई जानबूझकर क्यों सीढ़ी पर तेल डालेगा? शायद किसी से गलती से गिर गया होगा। भैया, मुझे पता है सीढ़ी पर तेल गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किसी ने गिराया है। क्योंकि अगर गलती से कोई तेल गिराता तो तेल साफ जरूर करता और तेल दूसरी सीढ़ियों पर भी फैला होता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सच बताओ, किसने तेल गिराया था? आप दोनों भाभीयों में से ही किसी ने तेल गिराया है। बस मुझे पता चल जाने दीजिए किसने किया है ये, फिर मैं उसे मजा चखाऊंगी। शारदा के प्रति प्रीति के प्यार और प्रीति के गुस्से को देख नीलम कुछ नहीं कह पाती है। वहीं अनीता अनजान बन चुप रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक रात 3 बजे अपना प्रोजेक्ट पूरा करते करते प्रीति अपने स्टडी टेबल पर ही सो जाती है। तभी अनीता कमरे में आती है। बड़ा अपनी मम्मी के लिए प्यार आ रहा था ना, अब इसे पता चलेगा जब कॉलेज में प्रोजेक्ट की वजह से फेल हो जाएगी, वो भी तब जब 1 हफ्ते से रात भर जाकर प्रोजेक्ट बनाया हो। अनीता स्टडी टेबल पर रखा इंकपॉट प्रोजेक्ट पर गिरा देती है। अगले दिन प्रोजेक्ट खराब होने की वजह से प्रीति को प्रोजेक्ट में फेल कर दिया जाता है। प्रीति का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहीं अनीता अपने कमरे में,
तू मेरी बात क्यों नहीं मानती है? क्यों अपनी मनमानी करती है? क्या मिला तुझे उस बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके? तेरे छोटे से बदले की वजह से उसे दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, बेवकूफ कहीं की। ज्यादा भोली मत बन, मैं तेरे अंदर की शरारत, ईर्ष्या और घमंड हूँ। तुम मुझे नहीं रोक पाती है, तेरी गलती है। दरवाजे पर खड़ी नीलम अनीता को अपने दूसरे मुंह से इस तरह बातें करते हुए देखकर कमरे में चली आती है। देवरानी जी, प्रीति का प्रोजेक्ट आपने खराब किया और माँ जी को भी आपने गिराया, और मुझे नीरज ने बताया कि आपने कैसे उसे मेरे खिलाफ भड़काया। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? जेठानी जी, ये सब मैंने नहीं, मेरे इस दूसरे चेहरे ने किया है। दूसरे चेहरे ने किया या आपने किया? एक ही बात है। नहीं जेठानी जी, हमारा शरीर एक है पर दो मुंह होने की वजह से दिमाग भी दो है। मेरे दूसरे मुंह के दिमाग में जो आता है वो मुझसे जबरदस्ती करवाता है और मैं चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाती हूँ। ये क्या कहानी है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कहानी तब की है जब मैं... क्या करेगी तू जानकर? बड़ी चौधरी बनने वाली है, वरना किसी दिन तेरा मामला भी फिट कर दूंगी। नीलम चुपचाप अपने कमरे से निकल जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती। ये देख अनीता काफी हैरान रह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर रसोई में। जेठानी जी, उस दिन की बात आपने घर वालों को नहीं बताई? हाँ देवरानी जी, क्योंकि उन कामों में आपकी गलती थी, साथ नहीं। गलती? मेरी क्या गलती थी? क्योंकि आप अपने असली रूप में जानबूझकर अपने दूसरे चेहरे को रोक सकती हैं, पर आप उसके सामने कमजोर बन जाती हैं। खैर, ये रसगुल्ले लेकर बाहर आइए, और इस बार रसगुल्ले के साथ कोई शरारत नहीं। रसगुल्ले में सुपारी डाल दे, सबके दांत टूट जाएंगे, मजा आएगा। तेरी शरारत लोगों के लिए आफत बन गई है, रुक तुझे बताती हूँ। अनीता अपने दूसरे चेहरे को एक थप्पड़ मारती है और रसगुल्ले डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा नीलम को नोटों का बंडल देती है। बड़ी बहू, मुझे ऑनलाइन किसी को पैसे भेजना है, बहुत अर्जेंट है, इसे बैंक में जमा कर दे। मुझे तो रसोई बनानी है। देवरानी जी, ये पैसे आप जमा कराइए। ठीक है अनीता बहू, तू चली जा, पर अपने दूसरे चेहरे को छुपाए रखना। अनीता पल्लू में दूसरे चेहरे को छुपाकर पैसे लेकर घर से निकलती है। वहीं सुनसान रास्ते में अनीता का दूसरा चेहरा पल्लू से बाहर निकल आता है। अरे बुद्धू, पैसे रख ले, सुनसान सड़क है, कह देना कि चोर पैसे छीन कर भाग गया। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, इस तरह पल्लू से बाहर मत निकला कर, और इस तरह से उठपटांग आइडिया दिए तो मैं तेरे नाक में उंगली डालकर खींच दूंगी। जिसके बाद अनीता पैसे जमा कर वापस आ जाती है। जहां कुछ आवाज सुन अनीता चौखट पर ही रुक जाती है। नीलम बहू, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। आखिर कब तक मेरा बेटा और हम तेरी दो मुंह वाली देवरानी को लेकर परेशान रहेंगे? मम्मी जी, बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, फिर अपना फैसला लीजिएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तू तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे कुछ पता है या कोई उपाय। ऐसा कुछ है तो हमें भी बता। जेठानी जी, मम्मी जी सही कह रही है। आखिर कब तक मेरी वजह से आप लोग परेशान रहेंगे? मम्मी जी, मैं खुद अरुण को छोड़कर चली जाती हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जेठानी जी, आपने अपनी दो मुंह वाली देवरानी का बहुत साथ दिया है, वो भी तब जब मैंने आपकी शादीशुदा जिंदगी में खलल डालने की कोशिश की। अरे रसगुल्लों के साथ शरारत ना कर तूने अपने अंदर की शरारत, पैसे ना चुरा कर तूने अपने अंदर की लालच, और अब अपनी जेठानी की तारीफ कर तूने अपने अंदर की ईर्ष्या के साथ सारी बुराइयों को खत्म कर मुझे खत्म कर दिया। इतना कहते हुए अनीता का दूसरा चेहरा, जो अनीता के अंदर की बुराई का प्रतीक था, सूखकर एक फूल में बदल जाता है। ये देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है और नीलम तुरंत उसे तोड़ लेती है। मेरा दूसरा चेहरा गायब हो गया, ये कैसे हुआ? देवरानी जी, क्योंकि आपने अपने अंदर की बुराई पर कंट्रोल पा लिया। बहू, तुझे ये सब कैसे पता? जिस दिन प्रीति प्रोजेक्ट में फेल होने की वजह से रो रही थी, उस दिन मैंने देवरानी से सारी कहानी पूछी। तभी उनका दूसरा मुंह बीच में बोल पड़ा। मैं समझ गई कुछ गड़बड़ है, और उसी रात मैं देवरानी जी के मायके पहुंची, जहां मुझे पता चला। एक मुंह वाली अनीता वाराणसी आई होती है और गंगा नदी में स्नान कर रहे सिद्ध साधु धीरेन्द्र नाथ के कपड़े शरारत में पेड़ पर बैठे बंदरों की तरफ फेंक देती है। अरे बानर, हमार कपड़ा हर दा। अरे ये बंदर बड़ी शरारती है, किसी के भी कपड़े ले लेते हैं। गुरुदेव, ये कन्या झूठ बोल रही है, इसी ने कपड़े फेंके हैं। हे लड़की, तूने शरारत की, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर तूने झूठ बोला और मासूम जीवों को फंसाने की कोशिश की। हम तुमको श्राप देते हैं। जिस दूसरे चेहरे को तू छुपाने की कोशिश करती है ना, अब वो किसी से छिपेगा नहीं।
धीरेन्द्र नाथ के श्राप देते ही अनीता की गर्दन में एक और मुंह निकल आता है। वो सिद्ध साधु तो मुझे नहीं मिले, पर उनका वही शिष्य गुरुभद्र मुझे मिला। उन्होंने बताया कि सन्यासी बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बताया कि एक दिन उसकी जेठानी आएगी, उसे उपाय बताना कि जिस दिन ये अपनी सभी बुराइयों पर विजय हासिल कर लेगी, उस दिन उसका दूसरा चेहरा अपने आप एक फूल में बदल जाएगा। ये सब बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए, इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और देवरानी जी को खुद पर कंट्रोल करने के लिए कहा। धन्यवाद जेठानी जी, धन्यवाद। मैंने उनसे बहुत विनती की थी पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था, पर आज आपकी वजह से मेरा दूसरा मुंह और मेरे अंदर की बुराई खत्म हो गई। नीलम फूल को अपने बैल्कनी के गमले में लगा देती है और अगले दिन अपनी देवरानी की मुंह दिखाई करवाती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगती हैं।